हेलो बेटा। हमारा मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो है बेटा वो कंप्लीट है। उसके बाद आज का जो टारगेट है हमारा वो है उससे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके अंदर बेटा एक ही टॉपिक है दैट इज एनिमल टिश्यूज, लेकिन ये टॉपिक बहुत वाइड है। इसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब कि अपने आप में ही एक पूरा चैप्टर है एनिमल टिश्यूज। तो इसको ब्रीफली करते हैं बेटा बहुत अच्छे से। तो एनिमल टिश्यूज दो वर्ड से मिलकर बना है। एनिमल का मतलब आप सभी जानते हैं, टिश्यूज। नाउ व्हाट आर टिश्यूज, टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो बेटा टिश्यूज क्या हैं, आप सभी को पता है। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू, वो क्या कर लेते हैं, टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है टिश्यू को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। वो क्राइटेरिया क्या है कि जितने भी सेल्स हैं, लेट्स सपोज 100 सेल्स हैं, ठीक है ना। 100 सेल्स इकट्ठे हो गए, 100 सेल्स इकट्ठे हो गए, तो क्या जब भी कभी 100 सेल्स इकट्ठे प्रेजेंट है तो वो एक टिश्यू बना देंगे? आंसर यस है कि नो है, वो आप सोचिए, लेकिन मैं आपको आंसर करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत सारे सेल्स इकट्ठे करके रख दो और उनसे एक टिश्यू फॉर्म हो जाए। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट ये है कि जितने सेल्स, लेट्स सपोज देयर आर 100 सेल्स, सपोज 100 सेल्स हैं, और उन 100 सेल्स की ओरिजिन जो है, 100 सेल्स का ओरिजिन जो है वो सेम है, तब हम कहेंगे कि एक टिश्यू जो है वो फॉर्म हो जाएगा 100 सेल्स को मिलाकर के, ठीक है ना। सो सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन फॉर्म्स अ टिश्यू। ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन सेम है और जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है जी, तो वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है समझने वाली, वो ये कि हमने ये सुना है कि एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे सारे सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो होती है बेटा, ये 50-50 केसेस में ट्रू होती है, ठीक है ना। मतलब कि 50% सही है, 50% गलत है। कैसे समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई टिश्यू है एक, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि होंगे, और सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम है और सारे सेल्स सेम फंक्शन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक टिश्यू है, उसके अंदर लेट्स सपोज 4 टाइप्स के सेल हैं। एक टिश्यू के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल, ठीक है ना, और उनका क्या है, फंक्शन जो है वो भी डिफरेंट है। 4 सेल्स हैं, चारों का स्ट्रक्चर चार, एक टिश्यू के अंदर 4 तरह के सेल्स हैं, चारों तरह के सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, चारों सेल्स, चारों तरह के सेल्स इकट्ठे होकर के एक टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। क्यों? तो उनके उस चीज के पीछे एक ही रीजन है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, कि उन चारों तरह के सेल्स का ओरिजिन सेम है। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा, कि ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो, ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, रिगार्डलेस कि वो सेम फंक्शन परफॉर्म करें या उनका सेम स्ट्रक्चर हो, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं टिश्यू के, ये आप समझ लीजिए। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ टिश्यू, देन यू शुड बी आंसरिंग दैट ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है, सेल्स का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर हो सकता है, और उनका जो ओरिजिन है वो भी सिमिलर होना जरूरी है, ठीक है ना। अब एक नोट साथ के साथ और ऐड किया है, इन अ टिश्यू, एक टिश्यू के अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सेल्स में भी डिसिमिलर, सेल्स डिसिमिलर हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन के अंदर। स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हो सकता है सेल्स का एक टिश्यू के अंदर, लेकिन दे शुड ऑलवेज हैव अ सिमिलर ओरिजिन। उनका जो ओरिजिन है वो सिमिलर होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है आपने याद रखनी है टिश्यू के बारे में। Now, in case of human beings, we have 4 different type of tissues.
starting from epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. There are four different types of tissue present in human beings. So let's start with epithelial tissue. Epithelial tissue से start करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होगा. तो epithelial tissue के अंदर क्या आएगा बेटा? epithelial tissue के अंदर क्या आएगा कि एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस. ये बॉडी की सरफेस को कवर करता है. ठीक है ना. आप अपने हाथों को देखिए, आप अपनी स्किन को देखिए, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है ना. ये एपिथेलियल टिश्यू के साथ बनी हुई है. तो बॉडी को कवर करने का काम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का है. बाहर से भी बॉडी को कवर करने का और अंदर से भी बॉडी को कवर करने का. अब आप सोचोगे अंदर से बॉडी कैसे कवर करनी है. तो बेटा बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक के आउटर मोस्ट लेयर है, लिवर के आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर है, इंटेस्टाइन्स के लेयर्स हैं. ठीक है ना. उनकी भी कवरिंग किसने की हुई है? हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर की. हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर भी किसके साथ बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू के साथ. स्टमक की भी किसके साथ बनी हुई है आउटर मोस्ट लेयर? एपिथेलियल टिश्यू के साथ. तो बॉडी की सरफेस को कवर करना इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इज द टारगेट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये एपिथेलियल टिश्यू का टारगेट रहेगा. तो समझते हैं इसको और डिटेल में. तो हमारे पास ये बॉडी की सरफेस को कवर करेगा, फर्स्ट पॉइंट. दूसरी चीज, इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं. बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, इतने क्लोज के इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर कंप्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. और अगर मैं चारों टिश्यूज की बात करूं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव, इन चारों टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो इकलौता एपिथेलियल टिश्यू ही ऐसा है जो कि तीनों जर्म लेयर से बनता है. नाउ रिमेम्बरिंग जर्म लेयर्स क्या होती हैं? अगर मैं आपको याद कराऊं कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स फॉर्म होंगे, देन गैमीट्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा. आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के अंदर बहुत सारी रेपिटेटिव डिविजन्स होंगी और जो जाइगोट है उसके अंदर अब क्या डेवलप हो जाएंगी? जर्मिनल लेयर्स डेवलप हो जाएंगी. ठीक है ना. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में 2 जर्म लेयर बनती है. हमने सीखी हुई हैं ये बातें. तो जो हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म आर द जर्म लेयर्स. ये क्या है? जर्म लेयर्स हैं. और इन तीनों जर्म लेयर से ही पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बनती है बेटा. ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो इन जर्म लेयर्स से ही बनते हैं. या ऐसे समझ लो कि जर्म लेयर्स के जो सेल्स हैं वो बार बार खुद को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए. ठीक है. तो एपिथेलियल टिश्यू एक लौता ऐसा टिश्यू है जो कि तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है, जो कि तीनों जर्म लेयर से बनता है. ठीक है ना. अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, अगर मैं बात करूं नर्वस टिश्यू की या बात करूं कनेक्टिव की या मैं बात कर लूं हमारे पास मस्कुलर टिश्यू की, ये तीनों टिश्यूज जो होते हैं ये किसी एक जर्म लेयर से बनेंगे, चाहे एक्टो से, चाहे मीजो से, चाहे एंडो से, लेकिन किसी एक से बनेंगे. ठीक है ना. मगर एपिथेलियल टिश्यू इकलौता ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर्स के कंबाइन एफर्ट्स के साथ फॉर्म होता है. ठीक है ना. तो एक्टोडर्म से एपिडर्मिस लेयर फॉर्म होती है एपिथेलियल टिश्यू की. ठीक है ना. जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है. ये क्या है ये मैं आगे समझाऊंगा आपको. ठीक है ना. अभी अभी के लिए आपने क्या याद रखना है? एपिडर्मिस. मीजोडर्मस से क्या, मीजोडर्मल लेयर से क्या बनती है? मीजोथीलियम. और एंडोडर्मल लेयर से क्या बनती है? एंडोथीलियम. एपिडर्मिस, मीजोथीलियम, एंडोथीलियम. ठीक है ना. ये 3 लेयर्स हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट. ठीक है ना. जो कि 3 जर्म लेयर से ही बनी हुई हैं. तो अभी एपिथेलियल सेल्स के फीचर देख लेते हैं. कौन कौन से फीचर हैं?
तो ये बात आपको क्लियर हो गई है ना कि एक्टोडर्मल लेयर है, जो एक्टोडर्म लेयर है, एक्टोडर्म क्या बनाती है, हमारी बॉडी की एपिडर्मिस सरफेस बनाती है। एपिडर्मिस मींस आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है ना। मीजोडर्म लेयर जो है, मीजोडर्म लेयर मीजोथीलियम बनाती है। एपिथेलियल टिश्यू का ही एक पार्ट है मीजोथीलियम, आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एंडोडर्म जो लेयर है वो एंडोथीलियम बनाती है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही एक पार्ट है। तो ये सभी को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। आई एम सॉरी। चलिए फीचर्स देखते हैं एपिथेलियल सेल्स के। तो ये हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस शीट की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं ये। इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। अच्छा, cells of lowermost layer are always rest on non-living basement membrane. Now this is very important point, ठीक है ना। Now let's suppose ये चीज मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ये लेयर है सेल की, ठीक है ना। ये एक लेयर है मेरे पास सेल्स की, इस लेयर के अंदर काफी सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। एक इसके नीचे एक और लेयर है सेल्स की, ठीक है ना। एनिमल सेल्स हैं, विदाउट सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज ये मैं यहाँ पर अलग अलग सेल्स जो हैं वो ड्रॉ करता हूँ। तो इन सभी के अंदर न्यूक्लियस भी है, ऑफ कोर्स सब कुछ है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, चलिए इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स सपोज कि ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी है, सभी के अंदर है, ओके। न्यूक्लियस सभी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सेल्स के दो लेयर हैं। कहते हैं कि जो लोअर मोस्ट लेयर होगी, यानी कि ये सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है ना, ये सबसे नीचे वाली लेयर आपको मालूम है कौन सी है? दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी एक और लेयर होगी, उसके ऊपर भी होगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन हमारा कंसर्न नीचे वाली लेयर के साथ है। तो जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है एपिथेलियल सेल की, उसके नीचे एक नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगी? एक नॉन लिविंग लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी। चलो मैं एक नॉन लिविंग लेयर जो है उसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज दिस इज दैट नॉन लिविंग लेयर। ये ब्लैक वाली जो है ये नॉन लिविंग लेयर है। इस नॉन लिविंग लेयर को बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या अरेंजमेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही बेटा जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर जितनी मर्जी लेयर्स आप ड्रॉ कर लो सेल्स की, ठीक है ना, सारी किसके ऊपर होंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होंगी। सबसे लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नॉन लिविंग होते हैं नेचर के अंदर, जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू बनता है। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया है। अब नाउ नेक्स्ट थिंग करते हैं कि बेटा जो हमारे पास ये द सेल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय सीमेंटिंग सब्सटेंस मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब हमने ये मैंने आपको एक बात कही कि इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो एब्सेंट है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा चलो, इंटरसेलुलर स्पेस होती कैसे है और मैट्रिक्स होता कैसे है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाउ लेट्स सपोज कि एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो ये मेरे पास एक सेल है, ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, और यहाँ पर मैं एक और सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज द इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। नाउ अभी इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर हमारे पास बेटा मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ये जो स्पेस दिख रही है आपको, दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। इसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है जी, मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। चलिए, तो अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज बेसिकली द मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड होता है, सिंपल, जो कि दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन एपिथेलियल सेल्स के केस के अंदर ना तो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ना ही कोई इंटरसेलुलर स्पेस है।
क्लियर है बात? तो चलो अब नेक्स्ट थिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि द सेल, और जो दो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो दो सेल्स प्रेजेंट हैं एक दूसरे के साथ, नाउ लेट्स सपोज ये एक सेल है और इसके साथ ही यहाँ पर हम एक दूसरा सेल ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों सेल्स के बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल है, इन दोनों सेल्स को जिस चीज ने अच्छे से जोड़ के रखा हुआ है, उस चीज का क्या नाम है? उस चीज का नाम है, यहाँ पर इनके दोनों के बीच में जो चीज प्रेजेंट है, इस चीज का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। GLYCOPROTEIN, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एपिथेलियल सेल्स। दो एपिथेलियल सेल्स के बीच में ग्लाइकोप्रोटीन एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है बेटा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज these cells are capable of division and regeneration throughout the life। epithelial cells जो होते हैं, अगर इनके ऊपर कभी एक्सीडेंटली वियर एंड टीयर हो जाए, यानी कि चोट लग जाने की वजह से डैमेज हो जाए, तो इन सेल्स के पास रीजनरेट करने की सुपर पावर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स के अंदर स्किन सेल्स का एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर स्किन के ऊपर कभी कट लग जाता है तो वो सेल्स दोबारा से क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही ठीक होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो जो उसकी निशान भी होता है वो भी गायब हो जाता है कम्प्लीटली। तो रीजनरेशन की एबिलिटी और डिवीजन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है जी। नाउ अगली चीज के ऊपर फोकस करते हैं। फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स में हैव फाइन हेयर, सीलिया और माइक्रोविलाई और मे बी स्मूथ। कहते जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका जो सरफेस है, ठीक है ना, नाउ लेट्स सपोज कि ये मैं यहाँ पर एक एपिथेलियल सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस कोशिश रहेगी कि ड्रॉ हो जाए। ओके, तो ये लेट्स सपोज कि कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं। ओके, तो अब ये एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ऐसा हो सकता है कि कुछ एपिथेलियल सेल्स के ऊपर इस तरह से सिंपली सीलिया या सीलिया प्रेजेंट हो, ठीक है ना, सीलिया प्रेजेंट हो सिंपली इस तरह से। हो सकता है कि कुछ सेल स्मूथ हो सकता है कि कुछ सेल स्मूथ हो, ठीक है ना, और ये भी हो सकता है कि कुछ सेल्स के ऊपर इस तरह से माइक्रोविलाए जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई हो, कुछ सेल्स स्मूथ हो और कुछ सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही टिश्यू के अंदर ऐसे सेल्स होंगे जो कि सिलेटेड हैं और जिनके ऊपर माइक्रोविलाई है, ऐसा नहीं है। एक टिश्यू के अंदर अगर एक सेल सिलेटेड है, ठीक है ना, तो बाकी सेल्स के ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। तो ये चीज को हम मानकर चलेंगे। इसके ऊपर हमारे पास एक टाइप भी है सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है जी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे भी। मूविंग फॉरवर्ड, तो एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या क्या हो सकता है? एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर हो सकता है कि सीलिया प्रेजेंट हो सकता है कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि वो स्मूथ हो। अब सीलिया के अंदर और माइक्रोविलाई के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जस्ट इस चीज को दिमाग में रखना अपने। और जो एपिथेलियम होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कभी मत भूलना इस चीज को कि एपिथेलियल सेल्स आर ए वैस्कुलर। ये ए वैस्कुलर होते हैं। ए वैस्कुलर का मतलब क्या है कि दे डू नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होती है उसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ड्यू टू एब्सेंस और लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस, कि या तो इंटरसेलुलर स्पेसिस बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम है, ठीक है ना। अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच से ही कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो अब इंटरसेलुलर स्पेसिस या तो एब्सेंट है या बहुत कम है, जिस वजह से ब्लड वेसल्स के लिए स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना। ना ब्लड वेसल के लिए स्पेस है, ना लिम्फ वेसल के लिए स्पेस है, जिस वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टिश्यू तक पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है ना। सो जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो एब्सेंट होती है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड
सर्कुलेशन एब्सेंट होती है। तो क्या पॉइंट सीखे हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइटली पैक्ड एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। दूसरी बात, ये किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज्ड होंगे। तीसरी बात कि जो दो सेल्स हैं उन दोनों को आपस में जोड़ के रखने का काम, सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू सेल्स आर ग्लाइकोप्रोटीन। जिस तरह से बेटा दो ईंटों को जोड़ना हो हमने तो उसके बीच में सीमेंट लगाना पड़ता है, इसी तरह से एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे पास अलग अलग, उनको जोड़ना है तो उन दोनों के बीच में जो सीमेंट होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है जी। नो नेक्स्ट थिंग इज कि ये सेल्स पूरी जिंदगी भर अंटिल डेथ, ठीक है ना, इनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी रहती है। अगर इनके ऊपर कट लग जाए या किसी तरह से कोई डैमेज हो जाए तो ये खुद को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सेल्स के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है जी। क्यों नहीं होती है? बिकॉज रीजन है कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो या तो कंप्लीटली एब्सेंट हैं या फिर बहुत लेस हैं, जिस वजह से ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स आर अनेबल टू रीच देयर, वहां तक नहीं जा पाती हैं, जिस वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होती एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे बहुत से कि यार ऐसा कैसे, अगर कभी हाथ के ऊपर किचन में काम करते वक्त नाइफ लग जाए या कट लग जाए कभी, साथ के साथ तो खून आ जाता है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि स्किन के पास ब्लड सप्लाई है और स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है। फिर हम ये कैसे मान लें कि हाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती है? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है बेटा, हमारे स्किन की लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, हमारे स्किन जो है ये एक लेयर नहीं है, ये मल्टीपल लेयर्स के साथ फॉर्म हो रखी है। ठीक है ना। अगर कट सिर्फ अपर लेयर्स के अंदर लगे, सिर्फ अपर लेयर्स के अंदर लगे, आपने ऐसा बहुत बार नोटिस भी किया होगा, हम कहते हैं कि कट डीप है कि सिर्फ सरफेस कट है। अगर अगर किसी के सरफेस कट लगता है, ट्राई मत करना कोई भी, ठीक है ना, सिर्फ एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। अगर किसी के सरफेस कट लगता है सिंपली, तो तब ब्लड जो है नहीं देख पाते आप। लेकिन अगर डीप कट लगेगा, इतना डीप कट लगा कि उसने स्किन की लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए ब्लड वेसल्स तक जो है वो कट लग गया, तब वहां से ब्लड जो है हमको देखने को मिलता है, ब्लड निकलता है फिर उस टाइम पर। अदरवाइज स्किन की सरफेस के ऊपर सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर अगर आप कट लगाओगे तो उस टाइम पर जो ब्लड है वो नहीं निकलेगा। ठीक है जी, उस टाइम पर जो ब्लड है वो नहीं निकलेगा। नाउ अगली बात करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो नॉन लिविंग है? ठीक है, तो इस चीज को एक बार अच्छे से समझते हैं बेटा। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास, अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दो चीजों को मिलाकर के बनी हुई है, बेसल लैमिना प्लस रेटिकुलर लैमिना। बेसल लैमिना प्लस रेटिकुलर लैमिना इज इक्वल्स टू बेसल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है जी। तो ये है बेटा, जो ये लेयर आप देख रहे हैं ये है बेसल लैमिना, इसके नीचे प्रेजेंट है रेटिकुलर लैमिना। इन दोनों लेयर्स को मिला दो तो क्या बनती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब जो ये बेसल लैमिना है ये क्या है एक्चुअल में, ये किस चीज से बना हुआ है? बेसल लैमिना बना हुआ है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ दोनों को मिलाकर के क्या बना है? बेसल लैमिना, दैट इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। और ये बेसल लैमिना भी कौन फॉर्म करते हैं? एपिथेलियल सेल्स ही फॉर्म करते हैं। एपिथेलियल सेल्स बेस जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन है उसको सिक्रेट करते रहते हैं, अपने सरफेस के बाहर निकालते रहते हैं, जिस वजह से जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये फॉर्म होती है। ठीक है ना बेटा। अगर आपको ग्लाइकोप्रोटीन ना याद आया हो तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या था? सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास, ये मेरे पास एपिथेलियल सेल्स हैं सारे, ये चार एपिथेलियल सेल्स हैं मेरे पास, और इन चारों एपिथेलियल सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो चारों एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जो चारों एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं अपने सरफेस के बाहर? ये सिक्रीट कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जिसकी वजह से इनके बीच में सीमेंटिंग
एक्शन होता है, एक दूसरे के साथ एडहेयर, एडहेयर का मतलब होता है चिपक के रहते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। और नीचे की तरफ भी ये क्या बना देते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन को यूज करके बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब अगली चीज है हमारे पास, म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइयालुरोनिक एसिड, ठीक है ना। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसका एक एग्जांपल है हाइयालुरोनिक एसिड, ठीक है ना। म्यूकोपॉलीसैकेराइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइयालुरोनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। ओके, और जो रेटिकुलर लैमिना है, जो ये नीचे वाली लेयर देख रहे हैं हम लोग, रेटिकुलर लैमिना, ये थिक लेयर ऑफ कोलेजन और रेटिकुलेट फाइबर्स की होती है। ये कोलेजन बेटा एक प्रोटीन है, रेटिकुलेट फाइबर्स भी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। तो रेटिकुलर लैमिना जो लेयर है ये प्रोटीन के साथ बनी हुई है, जो ये अबव लेयर है ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन दोनों के साथ फॉर्म हुई हुई है, ठीक है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपली याद रखना, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स से मिला करके क्या बनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होगी। और एक चीज और देखिए, नीचे क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हाईली परमिएबल है, दीज बेसमेंट मेम्ब्रेन आर हाईली परमिएबल। हाईली परमिएबल का मतलब है कि अपने आर पार ये एंट्री और एग्जिट अलाउ करते हैं। अब इस वजह से अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, ब्लड सप्लाई है कनेक्टिव टिश्यू के पास। तो कनेक्टिव टिश्यू के पास जो ब्लड सप्लाई आती है, कनेक्टिव टिश्यू के पास जो ब्लड सप्लाई आती है, कनेक्टिव टिश्यू उस ब्लड को किसको दे देता है, उस ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उन न्यूट्रिएंट्स को सेंड कर देता है टू एपिथेलियम, ठीक है। फिर से सुनो एक बार कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है एंड ब्लड कैरी क्या कर रहा है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स प्लस फूड कैरी कर रहा है वो अपने साथ, ठीक है ना। तो उन न्यूट्रिएंट्स को कनेक्टिव टिश्यू एब्जॉर्ब करता है और सेंड कर देता है, ठीक है ना, और सेंड कर देता है उन न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ किसको सेंड कर देगा, एपिथेलियल टिश्यू को सेंड कर देता है, ठीक है ना। जिस वजह से एपिथेलियम टिश्यू को अपना नरिशमेंट मिलता रहता है। एपिथेलियम टिश्यू को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एपिथेलियम टिश्यू को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू लैक्स द ब्लड सप्लाई, तो जिस वजह से इसको नरिशमेंट के लिए ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, एक चीज और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे ऑफ कोर्स यहाँ पर, कि यहाँ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक नर्व प्रेजेंट है, दिस नर्व रिप्रेजेंट्स न्यूरॉन्स बेसिकली। ये जो नर्व है ये जरूर जाती है कहाँ तक, ये जाती है एपिथेलियम टिश्यू तक। इसी वजह से स्किन के ऊपर अगर कुछ गर्म लगे, अगर कुछ ठंडा लगे या कुछ चुभे, कुछ पेन हो, ठीक है ना, तो उस चीज, वो चीज हमें रियलाइज होती है, हम फील कर पाते हैं उस स्टिमुलस को, बिकॉज एपिथेलियम टिश्यू हैव न्यूरॉन्स सप्लाई, न्यूरॉन्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। नर्व सप्लाई है एपिथेलियम टिश्यू के पास लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ब्लड सप्लाई से जो काम होता है, दैट मीन्स के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो तो कनेक्टिव टिश्यू दे देता है, और स्टिमुलस सेंड और रिसीव करने के लिए न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए हैं आपको। तो चलिए बेटा, अब हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इट कवर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पार्ट्स को कवर करने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू,
दोनों ही पार्ट्स को कवर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। लाइंस बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटी को लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, लाइंस बॉडी कैविटीज एंड कैविटीज ऑफ हॉलो बॉडी ऑर्गन्स। अब सुनना ध्यान से, एक्सटर्नली बॉडी को कवर करना, बॉडी के सरफेस को कवर करना, यानी कि स्किन एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, ठीक है ना, बॉडी को एक्सटर्नली कवर करती है। लेकिन बॉडी को इंटरनली कैसे कवर किया जाता है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल स्टमक है, लिवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स की सरफेस को कवर करने का काम भी एपिथेलियम टिश्यू ही करता है, ठीक है ना, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इसीलिए कहा गया है, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एपिथेलियम टिश्यू के भी फर्दर टाइप्स हैं आगे, ठीक है ना, इसके भी फर्दर टाइप्स हैं आगे। तो जो बॉडी के इंटरनल, जो बॉडी को एक्सटर्नल सरफेस को कवर करने वाला काम है, जैसे कि स्किन है जो बॉडी को एक्सटर्नल सरफेस कवर कर रही है, तो जो ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है जो बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस कवर करता है, ये बनता है एक्टोडर्म की हेल्प के साथ, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है, एक्टोडर्म की हेल्प के साथ। लेकिन बेटा जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को कवर करने का काम है, ठीक है ना, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, जो हॉलो ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है ना, तो वो एक्टोडर्म से नहीं बनते, वो बनते हैं मीजोथीलियम टिश्यू से। तो मीजोथीलियम किससे बना हुआ है, मीजोडर्म से, ठीक है ना। तो वो मीजोडर्म से बन रहा है, तो वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही, मैंने आपसे कहा था ना, एपिथेलियल टिश्यू के तीन पार्ट्स कौन कौन से, एपिडर्मिस, मीजोथीलियम एंड एंडोथीलियम, ठीक है ना। तो जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से बन रहा है, मीजोथीलियम मीजोडर्म से बन रहा है, और जो एंडोथीलियम है वो एंडोडर्म से बन रहा है। उसी तरह से जो मीजोथीलियम एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, ये बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स को कवर करता है, कवर करता है। यार कवर करने का मतलब क्या होता है, कवर करने का मतलब है कि उन ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, ठीक है ना, उन ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग जो होती है वो कौन करता है, इनर साइड से कवरिंग कौन करता है, एंडोथीलियम, जो कि बना हुआ है एंडोडर्म जर्म लेयर से, ठीक है ना। तो ये तीन लोकेशंस हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी आ गई हैं हमारे पास, आउटर मोस्ट एक्सटर्नल सरफेस, फिर उसके बाद हॉलो बॉडी ऑर्गन्स एंड देन ब्लड वेसल्स। तो ये एपिथेलियम टिश्यू हो गए। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है हमारे पास, और उस कहानी का नाम है, उस कहानी का नाम है कि जो ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और जो हम कह रहे थे कि इनके बीच, इनके बिटवीन सीमेंटिंग मटेरियल होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कैसे, मतलब जैसे हम ईंटों पे तो देखते हैं ब्रिक्स के ऊपर हमने सीमेंट अप्लाई कर दिया, फिर उसके ऊपर एक ब्रिक रख दी, तो सीमेंट तो आपको पता है कि कैसा होता है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन कैसे होते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं। और वो सीमेंट क्या, मतलब जैसे ब्रिक का तो हमें पता है कि एक ब्रिक रखी है उसके ऊपर पूरा पहले सीमेंट लगाया, फिर उसके ऊपर दूसरी ब्रिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज, इन सेल्स के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करना बेटा एक बार, ये दो सेल्स हैं एपिथेलियम के, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इनकी हेल्प के साथ, ठीक है ना। एक एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये चारों डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है, ठीक है ना, चारों डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प के साथ नहीं बन रहे, ये है तो फिजिकल बॉन्ड ही, ठीक है ना, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन इज एनी स्पेस वेयर टू थिंग्स मीट, ठीक है ना। जंक्शन क्या है, ऐसी जगह जहां पर दो चीजें मिल रही हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो एपिथेलियल सेल्स के अंदर भी जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के। ओके, तो
ये जो जंक्शंस हैं बेटा, जंक्शंस दो तरह के होते हैं, ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। पहला टाइप होता है जंक्शन का सेल टू सेल जंक्शन, ठीक है ना। पहला क्या टाइप होता है, सेल टू सेल जंक्शन, यानी कि ऐसा जंक्शन जो दो सेल को कनेक्ट करता हो आपस में, बस सेल टू सेल, दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा टाइप होता है बेटा सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन, ठीक है ना। ऐसा जंक्शन जो सेल को मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करे। ये दो तरह के जंक्शन होते हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शंस, वन दैट टाइप ऑफ जंक्शन विच कनेक्ट्स सेल टू सेल, जो दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है जंक्शन का जो सेल को मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करता है। तो इस चीज को समझते हैं, चलो। तो बेटा हमारे पास जो सेल टू सेल जंक्शन है वो कौन कौन से हैं। सेल टू सेल जंक्शन है हमारे पास टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन। उसके बाद आते हैं बेटा एडहेरेंट जंक्शंस, इनको इंटरमीडिएट जंक्शन भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डायग्राम बना के आएगा, ठीक है ना। ये 2 to 3 मार्क्स में पूछा जाएगा कि हाँ एक्सप्लेन गैप जंक्शन और एक्सप्लेन टाइट जंक्शन और व्हाट आर जंक्शंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन, चार तरह के जंक्शन हैं जो कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब जंक्शन का काम क्या है, वो पहला काम तो आप हमने सुन लिया कि अच्छा ठीक है कि दो सेल को फिजिकली एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखने का काम करेंगे, ठीक है ना। जंक्शंस क्या करेंगे, दो सेल्स को फिजिकली एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखने का काम करेंगे, ओके। लेकिन एक और भी फंक्शन है, वो क्या कि दो सेल्स के बीच में अगर कुछ एक्सचेंज होना है, फॉर एग्जांपल कि सेल 1 एंड सेल 2, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इस सेल को नाम दे देता हूँ 1, ठीक है, और इस सेल को मैं नाम दे देता हूँ 2। लेट्स सपोज सेल 1 के अंदर ग्लूकोज कम है और सेल 2 के अंदर ग्लूकोज जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और सेल 1 को ग्लूकोज की जरूरत है, ठीक है ना। तो सेल 2 क्या करेगा, सेल 1 को ग्लूकोज दे देगा, सिंपल है। लेकिन कैसे देगा, कौन से जंक्शन की हेल्प के साथ देगा, आंसर विल बी गैप जंक्शन, जो ये वाला जंक्शन है। गैप जंक्शन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। दो सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है वो करना है गैप जंक्शंस ने। अच्छा, उसके अलावा जो ये तीन है, टाइट जंक्शन हो चाहे एडहेरेंट जंक्शन है चाहे डेस्मोसोम है, ये जो तीनों है ना महाशय, ये तीनों का एक ही काम है। इन तीनों का एक ही काम है कि दो सेल्स को आपस में बाइंड करवा के रखना, बस, ठीक है ना। इन तीनों का एक ही काम है कि टू कीप दीज टू सेल्स टुगेदर, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो जो हमारे पास टाइट जंक्शंस होते हैं, तो सेल जंक्शंस कहाँ मिलते हैं, सेल जंक्शंस आर नॉर्मली फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स, ठीक है ना। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं हमको, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बने भी होते हैं, और हो सकता है कुछ जंक्शन साइटोप्लाज्म से भी बने हुए हों, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक जंक्शन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो जो जंक्शन है, ऐसा पॉसिबल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ही उस जंक्शन को बनाया है, ठीक है। अगर कोई जंक्शन अगर कोई जंक्शन साइटोप्लाज्म से अराइज हुआ है, साइटोप्लाज्म से अराइज हुआ है और बाहर तक आया है, तो उसका ओरिजिन क्या है, साइटोप्लाज्मिक जंक्शन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले टाइट जंक्शन देख लेते हैं। तो इनका काम क्या है वो देखो, सॉरी, पहले काम क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द टिश्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टिश्यू की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है जी। उसके बाद जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करवा के रखना, ये काम है।
ठीक है ना, क्योंकि बेटा सेल वॉल तो होती नहीं है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, अब क्या होते हैं, सिर्फ ये जंक्शंस होते हैं जो कि दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड करवा के रखने का काम करते हैं। ठीक है जी, तो सिर्फ जंक्शंस ही हैं जो ये काम करते हैं बाइंड करवा के रखने का, प्लस साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी। गैप जंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम्स ये काम कौन सा करेंगे, टाइटली पैक करके रखेंगे सेल्स को। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं टाइट जंक्शंस के अंदर, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे एपिकल पार्ट्स के अंदर। ठीक है ना, एंड बिकम टाइटली पैक्ड टुगेदर और इवन फ्यूज्ड। ये जो जंक्शन है, ये जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर इतने पार्ट के अंदर, तो दिस इज द टाइट जंक्शन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये दोनों, और ये टाइटली पैक करके रखता है और समटाइम्स फ्यूज्ड कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है, कि दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड होती हैं बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो, दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ, दैट इज नोन एज टाइट जंक्शन। यहाँ पर उसको टाइट जंक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंटरमीडिएट जंक्शन। तो जो हमारे पास बेटा ये इंटरमीडिएट जंक्शन होता है, जो ये प्रेजेंट होता है टाइट जंक्शन के बिल्कुल नीचे। ठीक है, टाइट जंक्शन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, और उसके बाद द इंटरसेलुलर स्पेस एट दीज प्लेसेस कंटेन्स अ क्लियर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लूइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इंटरसेलुलर स्पेस है, बहुत ही कम, छोटी सी। ठीक है जी, और इसके अंदर फिर ये जो फाइबर्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, तो इसको समझते हैं ये क्या है। देयर इज dense plaque like structure on cytoplasmic side of each plasma membrane from which fine microfilaments of actin protein extend into the cytoplasm। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो फाइबर्स देख रहे हैं, ये फाइबर्स प्रोटीन के हैं। किसके फाइबर्स हैं, प्रोटीन के फाइबर्स हैं। और प्रोटीन का क्या नाम है, प्रोटीन का नाम है एक्टिन। ठीक है ना, एक्टिन प्रोटीन के ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट्स बोल दो चाहे फाइबर्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, एक्टिन प्रोटीन के साथ बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन के साथ बने हुए हैं, जो कि साइटोप्लाज्म तक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म तक आए हुए हैं। ठीक है ना, एडहेरेंट जंक्शंस। ठीक है जी, कोई भी इंटरसेलुलर फिलामेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि ये जो फिलामेंट है यहाँ सेंटर में भी प्रेजेंट है, सेंटर में कोई एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है, सेंटर में सिर्फ एडहेरेंट जंक्शन है। ठीक है ना, एडहेरेंट जंक्शन के दोनों साइड पे क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देयर इज एडहेसिव मटेरियल एट दिस प्लेस। यहाँ पर ये जो मटेरियल आप लोग देख रहे हैं एडहेरेंट जंक्शन का, यहाँ पर एक एडहेसिव यानी कि चिपचिपा मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो दोनों सेल्स को स्टिक करके रखने में हेल्प करता है। समझ गए जी? चलिए अब नेक्स्ट चीज के बारे में फोकस करते हैं, डेस्मोसोम्स। तो जो ये डेस्मोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो ये डेस्मोसोम्स होते हैं बेटा, ये भी बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं जैसा कि एडहेरेंट जंक्शन करते हैं। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। ठीक है जी, ये क्या कर रहे हैं, सीमेंटिंग कर रहे हैं बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ताकि वो इकट्ठे रह सकें। ठीक है जी, और इन डेस्मोसोम्स को हम लोग मैकुला एडहेरेंस भी बोलते हैं, मैकुला एडहेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इनकी शेप अलग होती है, किससे, हमारे पास जो अभी हमने स्टडी किए हैं ऊपर, एडहेरेंट जंक्शन से शेप अलग होती है इनकी। ठीक है जी, तो इनकी डिस्क लाइक शेप है, दे हैव इंटरसेलुलर प्रोटीन। अब इनके बीच में इंटरसेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट है, जो हमने एडहेरेंट जंक्शन किया था उसके दो सेल्स के बीच में, मैंने आपसे कहा था कि कोई इंटरसेलुलर प्रोटीन नहीं है, यही कहा था ना। लेकिन डेस्मोसोम्स के अंदर क्या होता है कि इंटरसेलुलर प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी,
ओके, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये मच थिकर होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, इनकी थिकनेस ज्यादा होती है। द माइक्रोफिलामेंट विच एक्सटेंड फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट्स आर कॉल्ड टोनोफाइब्रिल्स। ठीक है ना, इन माइक्रोफिलामेंट्स को क्या बोला जाता है? टोनोफाइब्रिल्स बोला जाता है। चलिए मैं आपको शो करता हूँ एक बार। ओके, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो चीज सीखी थी उसके ऊपर फोकस करते हैं, ये वाली कि एडहेरेंट जंक्शन के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पर कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डेस्मोसोम्स के बीच में यहाँ इस सरफेस के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एडहेरेंट जंक्शन के सेंटर में लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, लेकिन डेस्मोसोम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और इन्हीं प्रोटीन से फर्दर अराइज हो रहे हैं यहाँ पर। ये जो चीजें आप लोग देख रहे हो ये माइक्रोफिलामेंट्स अराइज हो रहे हैं इधर भी, जो कि साइटोप्लाज्म तक जाते हैं, जिनकी थिकनेस ज्यादा है, जिनकी लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेरेंस जंक्शन। ठीक है जी, बस इतनी बात थी हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज और है, क्योंकि डेस्मोसोम कर रहे हैं हम लोग, तो इसके साथ ही एक चीज और करवा देता हूँ, हेमीडेस्मोसोम्स। हेमी का मतलब हाफ, डेस्मोसोम का मतलब आपको पता ही, एक जंक्शन है जो कि जिसके एक इस तरह का जंक्शन जिसके माइक्रोफिलामेंट्स थिक हैं, और जिसके भी और जिसके अंदर इंटरसेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो एक डेस्मोसोम है। तो हेमीडेस्मोसोम क्या है, हाफ डेस्मोसोम क्या है? अब देखो, यहाँ पर है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ये एपिथेलियम टिश्यू है ऊपर, ठीक है ना, इतना तो हो गया एपिथेलियम टिश्यू ऊपर, इतने सरफेस में लेट्स सपोज एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, लेकिन नीचे तो कोई और सेल हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हो सकता है मैट्रिक्स प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जो वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है बेसिकली बेटा? मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सिंपल एक फ्लूइड है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या आ रही होती है? ब्लड सप्लाई आ रही होती है, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह उस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सेल मैट्रिक्स से न्यूट्रिएंट्स एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को सेल के साथ कनेक्ट करना, एपिथेलियल टिश्यू को मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करना। मैंने समझाया था जंक्शन दो तरह के होते हैं, एक ऐसे जंक्शन जो कि सेल को सेल के साथ कनेक्ट करें, और एक ऐसे जंक्शन जो कि सेल को मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करें। तो हेमीडेस्मोसोम ऐसा जंक्शन है जो कि सेल को मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करता है, इसीलिए ये आधा ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो दोनों तरफ आपको माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हेमीडेस्मोसोम में सिर्फ एक ही तरफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, दूसरी तरफ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चीज आ गई है हमारी गैप जंक्शन। गैप जंक्शन को करते हैं अच्छे से। तो हमारे पास बेटा जो गैप जंक्शन होते हैं उसको देखते हैं फटाफट से। गैप जंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट सेल कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाता है, और दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि रैपिड ट्रांसफर हो सके आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज आल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो जंक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो कि एपिथेलियम सेल्स के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ एपिथेलियल सेल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर माइक्रोविलाई होती है, कुछ के पास नहीं होती है। तो ये माइनर सी बहुत नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पर एक टाइट जंक्शन जिसने इन दोनों सेल्स को क्या कर रखा है? जोड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ स्टिक करवा के रखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेस्मोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये होती है इंटरडिजिटेशन, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ये क्या होती है? ये दो सेल्स की के बीच में इस तरह से एक लॉक एंड की शेप बन जाती है, यानी कि ये दोनों सेल्स की शेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाती है, ठीक है ना, जिस वजह से ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ बेटर फिक्स हो पाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशंस। तो आज बेटा हमने कर लिया है junctions and features of epithelial tissue. Hope you enjoyed the video. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टू स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोविलाई एंड सीलिया,
ठीक है जी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन, हैव अ गुड स्टडी.